A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhwapar, Badalganj. Today we are going to start chapter 6, molecular basis of inheritance, topic DNA replication. Students, last वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए को हम लोग कैसे रेप्लिकेट करते हैं। तो सबसे पहले जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, डीएनए ए प्रोटीन। तो डीएनए ए प्रोटीन जो है वो स्ट्रैंड को कहाँ से खोलता है, जो एडेनिन और थाइमिन रिच रीजन होता है ये वहां से उसको ओपन करता है, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन का जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना इजी होता है। तो जिस जगह से डीएनए ए प्रोटीन डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन करता है वहां पे क्या बन जाता है, एक बबल बन जाता है। और जिस जगह से ये डीएनए स्ट्रैंड ओपन होते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ORI। वहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो है वो रेप्लिकेशन बबल नहीं दिया हुआ है, वहां पे रेप्लिकेशन फोक दिया हुआ है। तो रेप्लिकेशन फोक क्या होता है, इट इज जस्ट हाफ ऑफ द रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रेप्लिकेशन फोक के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हम लोग को दिख रहे हैं, तो ये 5' to 3' वाला इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी रहता है। और जो हमारा प्राइमर होता है वो 5' एंड के ऊपर आके लग जाता है और 5' एंड पे जहां पे प्राइमर लगता है वहीं से फिर डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है और ये 5' to 3' डायरेक्शन में न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड करना स्टार्ट करता है। तो ये जो प्राइमर होता है ये एक शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए होता आरएनए होता है, आई एम सो सॉरी, एक शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए होता है। और इस प्राइमर को बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमेज। ठीक है, तो इतनी चीज हम लोगों ने कल पढ़ ली थी कि प्राइमर कैसे ऐड होता है, कौन सा एंजाइम प्राइमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सर्टेन कंडीशंस के अंदर वर्क करता है। जैसे उसको वर्क करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए, हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा वो 5' to 3' डायरेक्शन में बनाएगा। लेकिन जहां से स्ट्रैंड बनाना शुरू करेगा वहां पे उसको बिगनिंग में एक प्राइमर चाहिए जो कि एक डबल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड दैट पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को फर्दर। टेम्पलेट इज दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑन विच अ न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म। तो टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, टेम्पलेट डीएनए का वो स्ट्रैंड है जिसके अपोजिट एक नया स्ट्रैंड बनता है। यानी कि ये जो है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके अपोजिट एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा। उसी तरह ये स्ट्रैंड भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके अपोजिट भी एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की कुछ एक्टिविटीज को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज रीड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन ऑलवेज। तो ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये न्यूक्लियोटाइड्स तो ऐड करेगा 5' to 3' डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ आएगा। लेकिन जब इसको टेम्पलेट रीडिंग करनी होगी तो ये 3' to 5' डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी कि पीछे जाता है, किसके लिए, टेम्पलेट को पढ़ने के लिए। और जब न्यूक्लियोटाइड ऐड करना होगा यानी पॉलीमराइजेशन करना होगा तो 5' to 3' में करेगा। ये आगे मैंने लिखा भी है। डीएनए पॉलीमराइजेज न्यू स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। पॉलीमराइजेशन कौन से डायरेक्शन में होगी, 5' to 3' डायरेक्शन में। डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज वर्क्स ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये भी बताया। ठीक है, कि हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए वर्क करने के लिए। रिक्वायर्स अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड एज प्राइमर, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए मेड बाय प्राइमेज एंजाइम, ये भी अभी भी बताया कि हमेशा एक उसको डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल चाहिए जिसको कि हम लोग प्राइमर कहते हैं, और प्राइमर को बनाने के लिए क्या चाहिए, प्राइमेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज हैज अ बैक कटर दैट इज अ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मींस कटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन 3' to 5' डायरेक्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है वो एक्सोन्यूक्लियस है। एक्सोन्यूक्लियस मतलब क्या होता है कि अगर बाय द वे जो डीएनए पॉलीमरेज है
उसने किसी गलत न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रैंड में ऐड कर दिया है। तो इसको क्या कहता है, जैसे कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी 4 आंखें होती हैं, या मेरे सर के पीछे भी आंख है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है, इसका अगर एक हेड इमेजिन कीजिए, तो हेड के पीछे इसकी आंखें होती हैं। तो जैसे जैसे ये आगे इसको ऐड करता जाता है न्यूक्लियोटाइड, ये अपनी पीछे वाली आंखों से ये देखता है कि पीछे जो मैंने जो न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं वो सही है या नहीं। जैसे कि एडेनिन के अपोजिट में थाइमीन ऐड किया है कि नहीं, या ग्वानिन के अपोजिट में साइटोसिन ऐड किया है कि नहीं। अगर कहीं भी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो ये पीछे जाता है, यानी उल्टे डायरेक्शन में जाएगा 3' to 5', और वहां से जाके उस न्यूक्लियोटाइड को कट कर देगा, ठीक है। और हमेशा नए न्यूक्लियोटाइड हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ऐड करेगा। तो यहाँ बता दिया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैज 2 एक्टिविटी है। पॉलीमराइजेशन किस में करेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में, और एक्सोन्यूक्लियस यानी कि अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए तो उनको कट करने का काम कौन से डायरेक्शन में करेगा, हमेशा 3' to 5' में। On both the strands, new strands are formed, but this can't be continued as replication fork is not open at all places. तो हम लोगों ने जब ये देखा था कि जैसे ये हमारा ये रेप्लिकेशन फोर्क है, तो यहाँ तक ही रेप्लिकेशन फोर्क ओपन है, तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो यहाँ से यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो ओपन नहीं है। तो अगर हमें ये डीएनए रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, ये रेप्लिकेशन फोर्क को और ओपन करते जाना होगा। In other strand of DNA polymerase will start the activity from 3' to 5' direction. So a small piece of primer will be formed and then DNA polymerase will add new nucleotide in 5' to 3' direction to form new strand. तो जैसे स्ट्रैंड 1 में ये जो है ये डायरेक्शन में 5' to 3' डायरेक्शन में जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, ठीक उसी सेम पैटर्न पे जो स्ट्रैंड 2 होगा वहां पे भी उसी डायरेक्शन में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होंगे, और प्रूफ रीडिंग किस में होगी, 3' to 5' डायरेक्शन। नाउ रेप्लिकेशन फोर्क इज नीडेड टू बी ओपन मोर ओपन, सो देयर इज अ एंजाइम हेलिकेज विच एक्ट्स लाइक अ कटर एंड कट्स द डबल बॉन्ड। तो अगर हमें डीएनए रेप्लिकेशन को बढ़ाना है तो हमें इस रेप्लिकेशन फोर्क को ओपन करना होगा। जितना ज्यादा रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होता जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो रेप्लिकेशन फोर्क को ओपन करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेलिकेज। और हेलिकेज क्या करता है, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो उसको कट करते जाता है। कट करने की वजह से ये जो हमारा फोर्क है वो ओपन होता जाता है। तो ये हेलिकेज वाला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका पूछना मुश्किल है। बस ये एज अ नॉलेज की तरह आप जान सकते हैं कि हेलिकेज क्या करता है, रेप्लिकेशन फोर्क को कट करके ओपन करने का काम करता है। DNA fork opens like zip. Now DNA polymerase adds more nucleotide in 5' to 3' direction without any problem in strand 1, but in strand 2 primer is in between. तो ये जो DNA fork है, हेलिकेज इसको जिप की तरह ओपन करता है। जिप मतलब जैसे हमारे बैग्स में या हमारे पैंट्स में तो जिप लगी होती है, तो हम लोग जिप को क्या करते हैं, हम लोग जिप को जितना ज्यादा खोलते जाते हैं चीजें जो है वो उतनी ज्यादा ओपन हो जाती हैं। तो डीएनए फोर्क भी जितना ज्यादा ओपन होगा तो स्ट्रैंड 1 जो है वो यहाँ पे 5' to 3' डायरेक्शन में इजीली जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5' एंड पे ही प्राइमर लगा होता है। तो और प्राइमर जिस एंड पे लगा होता है डीएनए पॉलीमरेज उसी एंड से नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है। प्रॉब्लम आती है स्ट्रैंड 2 में, क्योंकि जो इसका 3' एंड होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये 3' एंड है तो यहाँ पे आके प्राइमर अटैच हो जाएगा, तो प्राइमर यहाँ अटैच होगा तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होता जाएगा तो जितनी बार रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होगा जो इसका 3' एंड है वो एक्सपोज होता जाएगा, और हर बार 3' एंड पर एक प्राइमर की जरूरत होगी, और जहां प्राइमर लगेगा वहीं से आगे न्यूक्लियोटाइड्स जो वो ऐड होंगे। इसीलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन बिटवीन स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2 इज डिफरेंट। तो इस डायग्राम में और क्लियर होगा ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड 1 है, ये डीएनए स्ट्रैंड 2 है। तो यहाँ पे प्राइमर लग गया 5' एंड पे, ठीक है,
5 प्राइम पे एंड पे प्राइमर लगा, अब यहाँ से नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्ट्रैंड 2 पे। तो जैसे ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे इसके प्राइमर लग गया, तो 3 प्राइम एंड तक जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड हो गया। तो जब यहाँ पे ऐड हो गया तो अब यहाँ से रेप्लिकेशन फोर्क थोड़ा और ओपन हुआ, तो ये जो 3 प्राइम एंड वाला जो जगह है वो फिर से एक्सपोज हुआ, तो 3 प्राइम एंड के अपोजिट वाला, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट समझ जाइएगा, ये 3 प्राइम एंड है तो इसके अपोजिट वाला मतलब क्या होगा? 5 प्राइम एंड। तो ये 5 प्राइम एंड वाला जो जगह है वो फिर से एक्सपोज हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला, तो हम लोग 3 प्राइम ही बोलेंगे, आप समझ जाइएगा कि अपोजिट वाले की बात हो रही। तो 3 प्राइम एंड वाला फिर से एक्सपोज होगा, फिर से उसके अपोजिट वाले एंड पे एक प्राइमर आके अटैच होगा, वो फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। तो जितना ज्यादा रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होता जाएगा, ये 3 प्राइम एंड उतना ही ज्यादा एक्सपोज होगा, और हर बार इसके अपोजिट वाले एंड पे एक प्राइमर आके अटैच होगा, और जहां से प्राइमर अटैच होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। So new strand has to form between point A and B. The polarity of point A will be 5 prime as it is near to it, and polarity of point A will be 3 dash as it near to it. तो ये जो strand 2 है, सपोज करते हैं कि strand 2 पे हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट A एक पॉइंट B। तो पॉइंट B क्योंकि 5 प्राइम एंड के करीब है तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 5 प्राइम, और पॉइंट A जो है वो 3 के करीब है तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 3 प्राइम। टेम्पलेट इज रीड बाय डीएनए पॉलीमरेज इन 3' to 5' डायरेक्शन, सो अ प्राइमर इज नीडेड टू ऐड नियर पॉइंट ए, बट इट मेक्स न्यू स्टैंड इन 5' to 3 डायरेक्शन। तो इससे पहले भी बताया कि जो टेम्पलेट रीडिंग करता है डीएनए पॉलीमरेज वो हमेशा 3' to 5' डायरेक्शन में करेगा, लेकिन जब न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की बात होगी तो जहां पे प्राइमर होगा, तो प्राइमर कहां पे आएगा? 5 प्राइम एंड पे, तो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के तरफ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होंगे, ठीक है। इन बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ऑन डीएनए स्ट्रैंड 1 व्हेन इट विल बी ओपन, न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एडेड इजिली, बट ऑन डीएनए स्ट्रैंड 2 देयर विल बी प्रॉब्लम इन एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, because as this will be open, 3 prime end will be exposed more and template is read in 3' to 5 prime end। तो ये अभी मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि स्ट्रैंड 1 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रैंड 1 में, क्योंकि 5 प्राइम में ऑलरेडी प्राइमर लग चुका है, इसको बस आगे आगे रेप्लिकेशन फोर्क खुलता जाएगा, इसको नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाना है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? स्ट्रैंड 2 में, कि जितना ज्यादा स्ट्रैंड 2 का जो स्ट्रैंड है ये ओपन होता जाएगा, इसका 3 प्राइम एंड उतना ही ज्यादा एक्सपोज होगा, और हर बार 3 प्राइम एंड के अपोजिट में प्राइमर को आके अटैच होना पड़ेगा, तभी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो स्ट्रैंड 2 पे ऐड हो पाएंगे। तो रेप्लिकेशन कैसा दिखेगा स्ट्रैंड 1 और 2 पे? ऐसा कि स्ट्रैंड 1 पे तो कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन होता जाएगा, यानी नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? स्ट्रैंड 2 पे। तो स्ट्रैंड 1 का रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा, और स्ट्रैंड 2 में क्योंकि जैसे यहाँ प्राइमर आएगा, प्राइमर जहां से आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, फिर रेप्लिकेशन फोर्क खुला, फिर 3 प्राइम एंड के अपोजिट वाले पे एक प्राइमर चाहिए, फिर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, फिर जैसे ही खुलेगा फिर वही प्रॉब्लम जो है वो चलती जाएंगी। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होगा और यहाँ पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। In DNA strand 1, whenever zip will be opened, that is more than replication fork will be opened, new nucleotides will be easily added as DNA polymerase reads the strand in 3' to 5' direction and will polymerize the strand in 5' to 3' direction। बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो स्ट्रैंड की रीडिंग करता है 3' to 5' डायरेक्शन में, लेकिन पॉलीमराइजेशन जस्ट अपोजिट 5' to 3' डायरेक्शन में करेगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि स्ट्रैंड 1 में इजिली, क्योंकि 5 प्राइम एंड पे प्राइमर लग चुका है, 3 प्राइम एंड पे जितना ज्यादा रेप्लिकेशन फोर्क खुलता जाएगा स्ट्रैंड 1 में,
रेप्लिकेशन उतना ही इजी होता जाएगा, क्योंकि वहां पे बस नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है, प्राइमर एक एंड पे लगा हुआ है। लेकिन स्ट्रैंड 2 में क्या होगा, स्ट्रैंड 2 में हमेशा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जहां भी 3 प्राइम एंड आएगा वहां पे हर बार उसके अपोजिट में 5 प्राइम एंड पे एक प्राइमर चाहिए होगा, तभी जो रेप्लिकेशन है यानी कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का जो एडिशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए जो डीएनए स्ट्रैंड 1 है उसका रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है, और जो डीएनए स्ट्रैंड 2 है उसका जो रेप्लिकेशन है वो डिसकंटिन्यूअस है। बाय दिस द स्ट्रैंड 1 of DNA will be called as leading strand and strand 2 of DNA will be called as lagging strand। तो जहां पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगी जिस स्ट्रैंड पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, और जहां पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। Primers are need to be removed as they are piece of RNA and they cannot be a part of DNA. So to remove these primers, every enzyme will act called as DNA polymerase 1। तो प्राइमर जो है वो हमें क्या चाहिए, हमें प्राइमर चाहिए सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज को वर्क कराने के लिए, हमें प्राइमर का और कोई काम नहीं है। हमें क्या करना है, बस एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए चाहिए, क्योंकि हमारा एंजाइम जो है उसकी ये स्पेशल कंडीशन है कि जब तक एक डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा मैं न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करूंगा। तो हम लोग उसकी क्या कर रहे हैं, बस एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं प्राइमर को लगा के। हमें डीएनए स्ट्रैंड में आरएनए की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, हमें आरएनए का स्ट्रैंड नहीं बनाना, हमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ नहीं करनी, हमें यहाँ भी रेप्लिकेशन की ही प्रोसेस करनी है। तो हमें क्या करना है, जब हमारा नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन जाएगा तो जो प्राइमर है हमें प्राइमर उस न्यू स्ट्रैंड से हटाना है। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसे क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1। जो पॉलीमराइजेशन के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, और जो प्राइमर को रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है। दिस एंजाइम सेंस प्राइमर, so it will move to primer and will start removing nucleotides of RNA and start adding nucleotides of DNA. Same will happen in both the strands of DNA। तो ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये प्राइमर को सेंस करता है, यानी कि ये देखता है कि कहाँ पे स्ट्रैंड में प्राइमर लगा है, तो जहां पे प्राइमर लगा है ये वहां जाके एक्ट करता है, और जो प्राइमर में जो आरएनए के चीजें होती हैं, जैसे कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता, वहां पे यूरेसिल होता है, तो ये क्या करेगा, ये प्राइमर पे जाके अटैक करेगा और यूरेसिल को रिमूव करेगा, रिप्लेस कर देगा किससे, थाइमिन से। यही जो प्रोसेस है ये दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड में होगी, यानी कि यहाँ पे अगर यू है तो यू को रिप्लेस कर देगा, फिर क्या ऐड कर देगा, यू की जगह टी कर देगा, तो ये सीक्वेंस आ जाएगा। तो अब ये क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड बन गया है रेप्लिकेशन के बाद। द फ्रेगमेंट एंड प्राइमर मेड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। यानी कि ये जो प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड्स का जो ये फ्रेगमेंट बना है, ठीक है, ये पीस ऑफ प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। These fragments are needed to join with a phosphodiester bond, so ultimately an enzyme will come which will be called as DNA ligase and this enzyme acts like a glue। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स डीएनए स्ट्रैंड 2 पे प्रेजेंट हैं, हमें इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए लाइगेज। और ये डीएनए लाइगेज ग्लू की तरह काम करता है, यानी ग्लू क्या करता है, चिपकाता है कोई चीज, तो ये डीएनए लाइगेज भी जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनको अटैच करने का काम करते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड ऑन 3 प्राइम to 5 प्राइम टेम्पलेट ऑफ डीएनए, while lagging strand is formed on 5' to 3' strand। तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कौन से टेम्पलेट पे बनता है और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो कौन से टेम्पलेट पे बनता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे जो टेम्पलेट, लीडिंग स्ट्रैंड जो जिस टेम्पलेट पे बनता है वो क्या होता है, 3' to 5', यानी यहाँ वाले पे 5' एंड पे प्राइमर ऐड हुआ और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया।
तो लीडिंग डैश स्ट्रैंड हमेशा 3' to 5' टेम्पलेट पे होगा, और जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसका क्या होता है डायरेक्शन 5' to 3'। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, हम लोग बात करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो स्ट्रैंड है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम करता है। तो एसएस तो ऐड नहीं करता होगा, क्योंकि जब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके पास ट्रिपल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रैंड में ऐड होते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इनके जो 2 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं उनको रिमूव करके इनको मोनोफॉस्फेट फॉर्म में जो स्ट्रैंड है वहां पे जाके ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये जो 2 बॉन्ड ऑफ फॉस्फोडाइस्टर हैं इसको तोड़ने का फायदा क्या है, यानी जो ये फॉस्फेट के जो 2 बॉन्ड हैं, ये 2 फॉस्फेट के बॉन्ड क्यों रिमूव होते हैं? ये रिमूव इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि एटीपी के टूटने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दैट्स वाई एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि जो हम लोग बोल देते हैं ना बस कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स बस ऐसे ही ऐड नहीं करता, उसको ऐड करने में एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी वो कहाँ से मिलती है उसको ऐड करने की डीएनए पॉलीमरेज को? यही जो वो 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं जो ये उसको उसमें से जो ये 2 तोड़ देता है, उस 2 बॉन्ड के टूटने से ही इसको जो एनर्जी है वो इसको मिलती है, और इसी तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट होता है। बाय दिस द टॉपिक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज ओवर। If you are facing any kind of problem in this topic, kindly ask me. Thanks for watching the video. Take care.